आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमने पहले कवर किया था। इसमें 2-3 टॉपिक्स बस बच गए हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो हमने इससे पहले क्या क्या देखा हुआ है? हमने देखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने देखा कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट नेशंस में कितना ज्यादा लेबर, कैपिटल के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब सब कंट्री में सेम तो नहीं होता है, डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। इस पे डिपेंड करेगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। एक बात ये थी जो हमने हेक्स्चर ओवलिन के मॉडल में सीखी थी। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि इंटरनेशनल ट्रेड इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा हमने देखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये भी एक रीजन हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, उसके लिए ये भी एक रीजन हो सकता है। अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं कि इन सब के अलावा और कौन सा फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस ये भी इंटरनेशनल ट्रेड पे असर डालेगा। और इसके अंदर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स को सीखने वाले हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और दूसरा है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स को हम सीखेंगे बारी बारी। तो पहला हमारा मॉडल है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। अब नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस नाम से ऐसा लगता है ये सब, और बहुत सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो जो टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल है ये स्केच किया गया था, प्रेजेंट किया गया था बाय पॉजनर इन द ईयर 1961। इन्होंने बोला कि ना जो कंट्रीज हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड, अब वो कंट्री जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा या प्रोडक्शन का कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेगा। एक कंट्री है, उसने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ये प्रोडक्ट उस कंट्री के अलावा कोई और तो बना नहीं रहा है क्योंकि शुरू इसी कंट्री ने किया है। तो ऐसा होगा, इस कंट्री को वर्ल्ड के मार्केट में टेम्पररी जो होगा मोनोपोली मिल पाएगा पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि इस कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री उस सामान का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसी कंट्री ने उस नए सामान का प्रोडक्शन करना शुरू किया है। टेम्पररी मोनोपोली जो है ये इसका एडवांटेज उठा पाएगा। कैसे उठा पाएगा? जब ये कंट्री कोई नया सामान प्रोड्यूस करेगा या कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे केस में पेटेंट्स या कॉपीराइट्स के थ्रू ये कुछ टाइम के लिए टेम्पररी मोनोपोली का एडवांटेज उठा पाएगा। अब ये पेटेंट्स और कॉपीराइट्स क्यों लगाए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं ये सारी चीजें? तो ये इसलिए किया जाता है कि बाकी लोग भी जो हैं वो भी एनकरेज हो इनोवेशंस के लिए। तो जिस फर्म ने, जिस कंट्री ने किसी सामान में कोई इनोवेशन किया है तो उसको एक एडवांटेज जो होता है वो दिया जाता है ताकि उस सामान का, उस प्रोसेस का कुछ टाइम तक कंप्लीट फायदा वो उठा पाएगा। तो अगर इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम देखेंगे कि मान लो जो यूएस है, यूएस क्या करता है, कोई एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो अब जब वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है जो कोई और नहीं बना रहा, तो ऐसे केस में वो अकेला नेशन होगा जो उस सामान को एक्सपोर्ट करेगा। तो अब ये उस सामान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है और पूरे वर्ल्ड मार्केट को कॉन्कर कर लेता है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में इसकी मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, जो इसकी नई टेक्नोलॉजी है उसको दूसरे प्रोड्यूसर्स भी अक्वायर कर पाएंगे, दूसरे नेशंस भी अक्वायर कर पाएंगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके दूसरे नेशंस भी उस सामान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसकी मोनोपोली, यूएस की मोनोपोली धीरे धीरे उस सामान के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी। एंड देन एक स्टेज ऐसा भी हो सकता है जब वो दूसरा नेशन जिसने करेंटली उस सामान का प्रोडक्शन करना शुरू किया है, उस नई टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने के बाद धीरे धीरे करके हो सकता है वो यूएस को भी उस सामान के प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इस तरह से पॉसिबल है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री होगा जहां पे लेबर सस्ता होगा, तो यूएस में उस सामान के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही होगी, पॉसिबल है उसकी, उस सामान के प्रोडक्शन की कॉस्ट एक डेवलपिंग कंट्री में कम आए क्योंकि वहां पे लेबर चीप होगा। तो इस वजह से ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस नेशन ने एक सर्टेन सामान का प्रोडक्शन शुरू किया था, इवेंचुअली
दूसरा नेशन उस सामान को पूरा टेक ओवर कर ले, उस सामान की प्रोडक्शन को पूरा टेक ओवर कर ले। और ऐसे बहुत सारे नेशन, नॉट जस्ट एक नेशन, काफी डिफरेंट नेशंस उस सामान की प्रोडक्शन को करना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, जब ये हो जाएगा तो हो सकता है यूएस इसी बीच में कोई और नया सामान प्रोड्यूस कर दे, तो ये टेक्नोलॉजिकल गैप जो होगा वो बना रहेगा। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो अक्सर नए सामान का प्रोडक्शन करेंगे, और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको वो टेक्नोलॉजी मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम का फायदा वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री उठा पाएगा, जो अभी हमने देखा पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के थ्रू उठा पाएगा एक सर्टेन पीरियड के लिए, पर फिर दूसरे कंट्रीज उस सामान का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो एक टेक्नोलॉजिकल गैप हमेशा इन दो नेशंस के बीच में बना रह सकता है। इस मॉडल में हालांकि एक कमी भी है, किसकी शॉर्टकमिंग भी है, वो ये है कि ये मॉडल ये नहीं समझाता है, ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि टेक्नोलॉजिकल गैप जो होगा उसका साइज क्या होगा। ना इसने इस रीजन को एक्सप्लोर करने का कोई भी कोशिश किया है कि किस तरह से धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकल गैप जो होता है वो अराइज होता है, और किस तरह से कुछ टाइम के अंदर ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। तो इस बारे में ये मॉडल इतना ज्यादा बात नहीं कर रहा है। अब उसी मॉडल का एक्सटेंशन है और जनरलाइज्ड वर्जन है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। तो इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है, तो ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1966 बाय वर्नन। और इस मॉडल में कहा गया कि ऐसा होता है कि जब एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कोई एक अच्छे एडवांस नेशन के थ्रू, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। उस सामान के प्रोडक्शन के लिए हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, और उस सामान को यूज करने वाले भी कम होते हैं। स्टार्टिंग स्टेजेस में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके क्या होगा, उस सामान को लेके एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है लोगों के बीच में। उस सामान को लेके एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा लोगों के बीच में, और वो प्रोडक्ट जो होगा मैच्योर हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो एक स्टेज के बाद ऐसा पॉसिबल होता है कि सेम सामान को मास प्रोडक्शन टेक्निक्स के थ्रू, साथ में कम स्किल्ड लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो जाता है। तो स्टार्टिंग स्टेज में नया प्रोडक्ट आपको बनाना था, उसके लिए काफी स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, क्योंकि उनको सिखाना पड़ेगा वो सामान कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पे किया जाने लगेगा, क्योंकि मास एक्सेप्टेंस आता है, लोग ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे करके ऐसा पॉसिबल होगा कि कम स्किल्ड लेबर के थ्रू भी उस सामान का प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो जाएगा। और जब ये शिफ्ट होगा कि पहले आप हाईली स्किल्ड की जरूरत पड़ रही थी और अब लेस स्किल्ड से भी काम चल जाएगा, जब ये शिफ्ट देखने में आएगा, तो उस शिफ्ट में एडवांस्ड नेशन को जो बेनिफिट हो रहा था वो बेनिफिट भी शिफ्ट हो जाएगा टू लेस एडवांस्ड नेशन। तो जो लेस एडवांस नेशन है उसके अंदर ज्यादा स्किल्ड लेबर अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लेस एडवांस नेशन जो होगा एट द एंड उसको ज्यादा बेनिफिट होने लगेगा, बजाय कि उस नेशन के जिस नेशन ने उस सामान को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि कॉस्ट फिर कम आएगी और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेस एडवांस नेशन जो है उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। तो जब हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर बड़ी सारी चीजें कवर होती है। इसमें फ्रेट चार्जेस, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी सामान को लोड किया जाना और अनलोड किया जाना, इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब कुछ कवर होगा हमारे ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर। तो बेसिकली इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सामान जाने में टोटल जितना खर्चा आएगा वो इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसफर करने का सामान का जो खर्चा होगा वो सारी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब कब ट्रेड नहीं होगा तो ये बात समझेंगे, और कब ट्रेड होगा। ऐसा होगा अगर हमारे पास में दो नेशंस हैं, होमोजीनियस गुड्स हैं दोनों नेशंस के अंदर, तो ट्रेड तब होगा जब दोनों नेशंस का जो प्री ट्रेड प्राइस था, ट्रेड होने से पहले जो प्राइस था उसका डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस एक्सीड करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से,
तब वो चीज इंटरनेशनली ट्रेड होगी। पर अगर कभी ऐसा हो कि प्री ट्रेड प्राइस जो है वो कम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में जो गुड्स होंगे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको ट्रेड नहीं किया जाएगा। तो वो सारे जो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी उसको हम नॉन ट्रेडेड गुड्स या सर्विस कहेंगे, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होगी बजाय कि उन गुड्स का जो प्री ट्रेड प्राइस था दो नेशंस में उस प्राइस के कंपैरिजन में। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि एक इंसान है वो रहता है किसी एक कंट्री में और दूसरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो कंट्री ए एंड बी की बात कर रहे हैं। वो इंसान कंट्री ए में रहता है। कंट्री ए में मान लो हेयर कट जो है, जो सर्टेन टाइप का उस इंसान को कराना है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज, और कंट्री बी में वो कॉस्ट है 150 रुपीज। तो अगर प्री ट्रेड प्राइस में डिफरेंस हमको दिख रहा है 50 रुपए का है, पर अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में ही उसको इतना खर्चा लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे केस में वो उस सर्विस को नहीं अवेल करना चाहेगा। तो ये नॉर्मल सा एग्जांपल है। तो अगर ऐसा हो तो हम जान ही सकते हैं ऐसे केस में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होगा या ऐसी सर्विस को नहीं लिया जाएगा। तो प्री ट्रेड प्राइस का जो डिफरेंस होगा दो नेशंस के अंदर, अगर वो ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, तभी ट्रेड होगा, इंटरनेशनली ट्रेड तभी होगा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम एनालाइज करना चाहें दो नेशंस के बीच में, तो इसके दो तरीके हैं। एक है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और दूसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कंट्री का प्रोडक्शन फ्रंटियर, ऑफर कर्व, इन सबको यूज करके देखा जाता है और देखा जाएगा कि किस प्राइस पे एक्चुअली ट्रेड होगा। तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, इन सब चीजों को यहाँ पे देखा जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पता लगाना कि किस कॉस्ट पे एक्चुअली ट्रेड होगा और किस पे नहीं होगा, जबकि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में, मनी के टर्म्स में बता दो, और इस डायग्राम में हमने वही कवर किया है। तो ये पार्शियल को ही शो कर रहा है। तो हम देखेंगे ये दो नेशंस हैं। देखो ऐसा है, ये प्राइस है, डॉलर्स में प्राइस बताया जा रहा है, यहाँ पे नेशन 1 की बात की जा रही है, यहाँ पे नेशन 2 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा डॉलर्स में या कोई एक सर्टेन करेंसी में प्राइस को बता दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर प्राइस को बताया गया है। अब क्या होगा, जितना हम इस तरफ जाएंगे, जितना देखो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएंगे, उतना ज्यादा क्वांटिटी जो होगा डिमांड किया जा रहा है या सप्लाई किया जा रहा है बाय नेशन 1, और जितना ज्यादा हम राइट की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई किया जा रहा होगा बाय नेशन 2। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। तो हम कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेटिव कमोडिटी प्राइस और वो सारी चीजें नहीं करी हैं, वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर होता है। तो पार्शियल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये हो रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना हो रहा है, इस पॉइंट पे 50 यूनिट्स ऑफ एक्स, जो भी कमोडिटी की बात करें हम, तो 50 यूनिट्स ऑफ एक्स जो हो रहा है उसको डिमांड भी किया जा रहा है और उसको सप्लाई भी किया जा रहा है। और ये कब हो रहा है, जब प्राइस $5 है। जब प्राइस $5 है तो 50 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा ऑफ नेशन 1। और वही नेशन 2 की बात करें तो 50 वाला केस जो हमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें 50 जाएगा, तो ये कितने प्राइस पे है, ये 11 पे है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है, अगर प्राइस 11 होगा तो 50 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की डिमांड भी की जाएगी, सप्लाई भी की जाएगी। इस तरह से दोनों नेशंस के अंदर है। तो अगर हम मान ले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $2 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे 5 प्राइस था तो 7 हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट 7 आ जाएगा। तो उस केस में इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, उस केस में हम देखेंगे, ये देखो, उस केस में डिमांड हो रहा है 30, सप्लाई हो रहा है 70। तो ये जो एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स हैं उसका क्या किया जाएगा, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा, $2 जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, $2 को जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान रहे हैं, और यहाँ पे 11 प्राइस था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस 9 मान के चले, तो इस केस में यहाँ पे 30 यूनिट जो है वो सप्लाई किया जाएगा और 70 यूनिट्स को डिमांड किया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है
वो डिमांड फुलफिल किया जाएगा इंपोर्ट करा के। तो इन्होंने जो एक्सपोर्ट किया था उसको इस कंट्री में इंपोर्ट करा लिया जाएगा। तो इस तरह से होगा। अब हम देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए और साथ में लोकेशन इंडस्ट्री की कहाँ होंगी उसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है रिसोर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री, देन वी हैव मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, और लास्ट में अगर हम बोले तो फुटलूज इंडस्ट्री। 3 तरीके की इंडस्ट्रीज हमारी होना पॉसिबल है। तो रिसोर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होगी जिसका रॉ मटेरियल थोड़ा हैवी होता है, तो इस वजह से अक्सर उस इंडस्ट्री को उसी एरिया में लोकेट कर दिया जाएगा जहाँ पे वो रॉ मटेरियल मिल रहा हो। तो अक्सर ये उन इंडस्ट्रीज में होता है जो मिनरल बेस्ड होती हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस सामान को। तो जो माइंस होती है, माइंस के पास में ही इंडस्ट्री को लोकेट कर दिया जाता है। तो ये वाला केस है। दूसरा हमारे पास में है मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ये वो वाली इंडस्ट्रीज है जहाँ पे रॉ मटेरियल तो ठीक ठीक है, बट जब वो सामान आप बनाओगे उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके, तो उस प्रोसेस में काफी ज्यादा उस सामान में वेट गेन हो जाता है, तो फिनिश्ड गुड को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे वाले इंडस्ट्री को हम कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इसको मार्केट में ही सीधा इस इंडस्ट्री को हम लगा देंगे। तो ये होगा, वहीं पे सारा रॉ मटेरियल मंगवा लिया जाएगा, वहीं पे उस सामान को बना लिया जाएगा। फिर हमारे पास में है फुटलूज इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज प्रोसेस में जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उस प्रोसेस में ना तो बहुत ज्यादा वेट गेन करती है ना ही वेट लूज करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो इस वजह से एक एग्जांपल ले तो इसके अंदर आ जाएगा मोबाइल फोन्स का इंडस्ट्री, इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये ऐसी वाली इंडस्ट्रीज हैं। इसको बेसिकली वहां पे लोकेट करना चाहेगा कोई भी इंसान, इनपुट्स वगैरह वो एक जिस जगह पे मिल जाएगा और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम पड़े वहां पे इन इंडस्ट्रीज को लोकेट कर दिया जाएगा। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद में है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री लोकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें बहुत समझने वाली चीज है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो जितने हमने फैक्टर्स देखे उन सब पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, पर एक मेजर फैक्टर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई नेशन किस लेवल का पोल्यूशन, गार्बेज डिस्पोजल होने देगा नेशन के अंदर। तो अगर किसी नेशन के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे तो ऐसे केस में वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे नेशंस को अपने नेशन के अंदर फर्म्स या फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होता है जब कोई सामान बनता है तो वो सामान का एक कॉस्ट तो वो होता है जो हमको दिखता है कि आपने इनपुट कितने का लगाया, वो सब चीजें जो हमको नजर आती हैं। साथ में उसका कुछ सोसाइटल कॉस्ट भी होता है, सोसाइटी जो बेयर करती है वो अक्सर फर्म्स पे नहीं करती है। तो ऐसी वाली जो कॉस्ट होती है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती है जो अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को हाई रखेंगी। तो जो कंट्री हाई रखेगी वो दूसरे नेशंस को अपने कंट्री में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी काम करने के लिए, ऐसी फैक्ट्रीज लोकेट करने के लिए जिससे सामान बनाने में काफी पोल्यूशन होता हो। जबकि कोई ऐसा कंट्री हो अगर जो अपने इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को बहुत लो रखे हुए है तो वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर पाएगा जो पोल्यूटिंग है बाय नेचर। तो ये चीज है इसके अंदर। और जैसे जैसे हम देखते हैं एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है कई नेशंस पे कि वो अपने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को बेटर करें और फर्म्स को और फैक्ट्रीज वगैरह को जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पोल्यूशन इतना ना करने दें। दैट्स इट, ये हमारा फिनिश हो गया है।